तो नेक्स्ट अब हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या करेंगे। अब हेडिंग क्या रहेगा, इन्फिनाइट रॉड के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये बेसिकली क्या है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बोर्ड है आपका एनसीईआरटी में, आपके बोर्ड के लिए सिलेबस में भी है, तो इसका डेरिवेशन आ भी सकता है, राइट। आएगा भी, चांसेस रहेगा यदि नहीं पूछा इस साल तो। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड due to calculate the electric field due to infinite rod informally charged wire। क्या है, इन्फिनाइट एक वायर है, जैसे यही है, मान लीजिए इन्फिनाइट वायर है, इस पर आइदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पूरे इस रॉड पर प्लस 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 चार्ज है, राइट। इन्फिनाइट रॉड है, इसके कारण हमें आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाय यूजिंग गॉस लॉ। पहले से तो हम लोग किए हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फिनाइट रॉड के कारण आर डिस्टेंस पे निकाले थे, वहाँ पर फिर θ1 θ2 को 90 डिग्री करके इन्फिनाइट रॉड में का फॉर्मूला डेराइव कर लिए थे। लेकिन अब वही सेम फॉर्मूला हम लोग गॉस लॉ को यूज करके निकालेंगे। क्या दिया हुआ है, इन्फिनाइट रॉड दिया हुआ है, राइट। इस पर आइदर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज, दोनों हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहेगा और सरफेस के परपेंडिकुलर। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखेंगे, ये चारों तरफ रहेगा ना, ये नहीं किसी इधर और इधर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस रॉड पे है, इधर 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 इधर, क्योंकि चार्ज पूरे सरफेस पे है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया अपना, और वो भी चार्ज यदि इनफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनफॉर्म रहेगा, चार्ज इनफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनफॉर्म रहेगा, राइट। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटे। अब क्या रहा है कि हमें कह रहा है कि आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इस इन्फिनाइट रॉड के कारण, और दिया गिवन क्या दिया हुआ है, इनफॉर्मली चार्ज वायर, करने का मतलब लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा इज गिवन। लैम्डा क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा यही होता है, राइट। यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, 1 मीटर में लैम्डा चार्ज, 2 मीटर में 2 लैम्डा, 3 मीटर में 3 लैम्डा, यही मीनिंग हो गया। अब क्या करेंगे, किसको यूज करना है, गॉस लॉ। तो ध्यान क्या देना है कि ऐसा गॉसियन सरफेस हमें कंसीडर करेंगे, तो इसमें गॉस लॉ को यूज करने के बाद पहले तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस के लिए क्या ट्रिक क्या था अपना, कि चार्ज जो है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जो है उसके अबाउट इनफॉर्मली रहना चाहिए, इनफॉर्म रहना चाहिए, सिमेट्रिक रहना चाहिए, नॉट इनफॉर्म, सिमेट्रिक रहना चाहिए। और कौन कौन सा होता है ये भी मुझे मालूम है, मोस्टली सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कोन हो सकता है, क्यूब हो सकता है,
अब इसी 4-5 स्ट्रक्चर में से मुझे यहाँ दिमाग में सेट करना है कि ये लाइन चार्ज के अबाउट इन्फिनाइट रॉड है, इसके अबाउट कौन सा शेप सबसे सुटेबल होगा। तो लॉजिकली देखो क्यूब तो आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर लेंगे, यदि इसके ऊपर एक सिलेंडर डाल दें, ये इसको इमेजिन करो इस तरह से, ठीक है। तो इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस देखो r डिस्टेंस पर कर्व सरफेस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे सेम रहेगा, दोनों कंडीशन था ना। चार्ज के अबाउट जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे वो सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरा चीज, जो गॉसियन सरफेस होगा वो हर सरफेस पर, सरफेस के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। तो रॉड के केस में आपका गॉसियन सरफेस किस तरह का आएगा, सिलेंडर, और वो सिलेंडर यूज कर लेंगे, राइट बेटे। तो हम क्या किए, r डिस्टेंस पे निकालना है, तो r रेडियस का सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं, हॉलो सिलेंडर। तो यहाँ पर l लेंथ का हमने गॉसियन सिलेंडर पहले कंसीडर कर लिया। l लेंथ का गॉसियन सरफेस पर l लेंथ का सिलेंडर यहाँ पर, जिसका की रेडियस मेरा r है, जिसका की रेडियस r, ठीक। अब यहाँ पर ये इसके अंदर जो इंक्लोज चार्ज है, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यही निकालना ना इस पॉइंट पर। तो हम क्या जानते हैं, किसी भी गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहेगा। तो गॉस लॉ का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। गॉस लॉ का क्या है अपना, फाई किसके, इस सिलेंडर के कारण इंक्लोज सरफेस यही है मेरा। तो फाई नेट इक्वल टू क्या हो गया, क्यू इंटरनल अपॉन लेंथ एल ले लिए हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चलो फाई नेट निकालना, क्या है टारगेट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r। प्रीवियस जो फॉर्मूला डेराइव किए थे याद होगा, वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों आया था, लेकिन इनफिनाइट रॉड के केस में cos थीटा 90 0 हो जा रहा था, इसलिए पैरेलल कोई कंपोनेंट ही नहीं आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। यहाँ भी देखिए तो परपेंडिकुलर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रॉड परपेंडिकुलर पैरेलल तो हो ही नहीं सकता। गॉसियन लॉ पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए तो है ही नहीं, पार होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस जो कंसीडर के सब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार हो रहे हैं, आर पार हो गया। अब चलें फाई नेट पे आ जाए। यहाँ 3 सरफेस है, बराबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सिलेंडर है 3 सरफेस, 1 2 3। तो इसको हमने दे दिया, मान लो पहले टॉप बॉटम को लिख दिया पाई 1, बॉटम को पाई 2 और कर्व सरफेस को पाई 3। क्यू इंटरनल अभी रहने देते हैं, क्यू इंटरनल का वैल्यू बाद में रखते हैं। अच्छा, पहले फाई 1 क्या देखें, फाई 1 ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। फाई 1 क्या होता है, फाई इक्वल टू हम जानते हैं ना ई डॉट डी ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर ये 90 डिग्री एंगल फाई 1 0, फाई 2 का देखें एरिया वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये 90 डिग्री, फाई 2 भी 0। सिर्फ कर्व सरफेस के कारण फ्लक्स रहेगा, कर्व सरफेस के कारण फ्लक्स डिफाइंड होगा, ठीक है। ये टर्म 0 प्लस ई डॉट इंक्लोज सरफेस है, ई डॉट डी ए लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बेटे, ठीक है। ऊपर का मिटा देता हूं मैं। हमें यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यही है ना, कर्व सरफेस पे सब जगह सेम यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और डी ए कितना होगा कर्व सरफेस का, रेडियस दिया हुआ है r 2 पाई r इंटू एल, यही ना कर्व सरफेस एरिया हो गया।
2 पाई आर इंटू एल। तो ई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल जाएगा। ई तो सब पॉइंट पर कांस्टेंट, एवरीवेयर कांस्टेंट है। एरिया कितना हो गया 2 पाई आर इंटू एल। ठीक है, अब क्यू इंटरनल की बात करें, लैम्डा दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ। एल लेंथ का, ये एल लेंथ है ना, कितना हो जाएगा चार्ज, इंक्लोज चार्ज लैम्डा इंटू एल। 1 मीटर में लैम्डा चार्ज है कूलम, तो एल लेंथ में लैम्डा इंटू एल। तो चार्ज क्या हो गया लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटे, अब चले आगे बढ़े। अब क्या करेंगे, एल एल उड़ा दो, एल एल उड़ गया, और ई इक्वल टू क्या हो गया लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर। यही आएगा, देख लेना कैलकुलेशन। एल एल उड़ गया, इधर 2 पाई आर बचा, 2 पाई आर इधर आ गया, तो कितना आ गया, इन्फिनाइट रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनाइट रॉड है ये, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर। ये फॉर्मूला को नीट के लिए याद भी रखना है। इन्फिनाइट रॉड के कारण और बोर्ड के एग्जाम के लिए, डेरिवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर, वहां वही यही सेम फॉर्म आया हुआ है। यहाँ देखो कितना आसानी से निकाल लिए, वहां कितना लंबा डेरिवेशन था। तो गॉस लॉ इसीलिए बनता था, ये जादू है। ये 2 से 3 लाइन में आपका सिर्फ गॉसियन सरफेस अंडरस्टैंड होना चाहिए। गॉसियन सरफेस कैसे लेंगे वो प्रैक्टिस करते करते आपको प्री डिफाइंड हो जाएगा। कि रॉड रहेगा तो भाई सिलेंडर लेना पड़ेगा, 2-3 प्रॉब्लम करेंगे, आपको शायद दिमाग सेट हो जाएगा। ये आपके सिलेबस में भी है +2 के। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये देखो लैम्डा कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा आर का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज भी करेगा डेफिनेटली। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करते जाएगा। तो यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो, इलेक्ट्रिक वर्सेस डिस्टेंस, ये कभी कभी पूछ देता भी है, विच वन इज करेक्ट ग्राफ इज करेक्ट फॉर इनफिनाइट रॉड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करते चला जाएगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राफ दे देगा, इसमें से कौन सा इनफिनाइट रॉड के लिए ग्राफ सही है, 4 ग्राफ दे देगा, उसको टिक मार्क करना रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो क्या हो गया अपना, ये देखो ग्राफ, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैल्यू डिक्रीज करते जाएगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैल्यू डिक्रीज करता चला जाएगा। हो गया बेटे, समझ गया इसको। अब चलो एक प्रॉब्लम करते हैं जेई लेवल का, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए और प्रीवियस दोनों चीज का क्या दिया हुआ था, ये क्वेश्चन आया बेटे। इसको हो गया, मिटा दूं मैं। थोड़ा सा टफ लेवल का प्रॉब्लम को सॉल्व करने से क्या होता है, दिमाग खुलते रहता है कि भाई इस तरह का सिचुएशन आएगा तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिक सीखने के साथ साथ टफ लेवल के भी प्रॉब्लम को भी टैकल करिए। जितना दिमाग अपना सुस्त है, इसको जितना एक्टिव बनाएगा उतने काम देगा। लोग कहता है ना कि ब्रेन सबके पास सेम है, इसको कितना आप यूज कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। इसको यूज नहीं कीजिएगा, आराम से पड़ा रहेगा।
तो एवरी पर्सन को ये कहता है ना कि उसका दिमाग तेज है, वो काम, वो दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू साइंस। ये नहीं है सेटिस्फाई कि भाई कोई कहता है ना फलाना आदमी का दिमाग तेज है, ये है वो है, वो ज़्यादा यूज कर रहा है, ज़्यादा देर पढ़ा स्टडी कर रहा है, ज़्यादा मेहनत करेगा। जितना मेहनत करेगा, जितने दिमाग में स्टोर, जिस तरह से आप लोग बचपन में देखते हो ना, बच्चे को सिखाया जाता है ये पापा है, ये मम्मी है, ये मामा है, ये मामी है, राइट, ये चाचा है, ये चाची है। तो व्हाट दे आर यू डूइंग? आपके ब्रेन में आप लोग बायोलॉजी में पढ़ोगे क्या है, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स हैं जिसको कि ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो जैसे मैं सिखा रहा हूँ, ये क्या है, आपके न्यूरॉन को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। एक बार आपके न्यूरॉन में ट्रेनिंग चला गया, दिमाग में घुस गया, तो दोबारा इसको आप आराम से रिकॉर्ड कर चाहिए, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो ब्रेन तो न्यूरॉन्स तो सब में सेम है, हर ह्यूमन बीइंग में। हाँ, अब है कि ट्रेनिंग देने वाला पहले कैसा है उस पर डिपेंड करता है। यदि वो ट्रेनिंग दे दिया सही, तब वो रिकॉल कर लेगा। तो इसीलिए ये कोई कहे कि इसका ये तेज है, वो तेज है, अकॉर्डिंग टू माय व्यू नहीं, मैं मानता हूँ हार्डवर्क। जो जितना हार्डवर्क करेगा, एज ए टीचर मैं भी जितना हार्डवर्क करूँगा उतना अच्छा पढ़ाऊँगा, एज ए स्टूडेंट आप जितना हार्डवर्क करोगे उतना अच्छा करोगे। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। थोड़ा सा आप दिमाग को यूज करेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है, दिस इज एक्स वाई जेड। एक इन्फिनाइट रॉड है जो कि एक्स एक्सिस के यानी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। ये मान लेते हैं सरफेस मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है और ये रॉड है इस तरह से। ठीक है, ये जेड एक्सिस इसको कंसिडर कर ली। ये रॉड इन्फिनाइट रॉड है। इन्फिनाइट रॉड से क्या है कि एक रेक्टेंगल शेप का यानी एक्स वाई प्लेन पर सेंटर ऑरिजिन को मानते हुए रखा हुआ। जैसे यही मान लीजिए, ये आपको उस कॉर्नर पर एक्स वाई के कॉर्नर के ये सेंटर ये रेक्टेंगल प्लेट रखा हुआ है। तो इसलिए इसको देखो इस तरह से ड्रॉ कर दिया मैंने। इसको थोड़ा सा विजुलाइज भी करना होगा। एक लेंथ एल और लेंथ बड़ा होना चाहिए था, चलो ब्रेथ बी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद और ये कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, √3/2a, √3/2a। एक्स एक्सिस से ये रॉड ये प्लेन से कितना ऊपर है, √3/2a, ए दिया हुआ। अच्छा, ए यहाँ पर ये ब्रेथ की जगह पर ए, ब्रेथ का लेंथ ए दिया हुआ है, लेंथ एल दिया हुआ है। ठीक है, यानी इसको इस तरह से आप इमेजिन कीजिए, ये पेपर प्लेन पर रखा हुआ है और कहाँ रखा हुआ है, ऑरिजिन पर। ये एक्स वाई प्लेन है, ऑरिजिन पर रखा हुआ है। ठीक, यहाँ इसी को ऑरिजिन हम मान लेते हैं, ये जेड है। ठीक है, ये प्लेन पर ये इस तरह से, और यहाँ से मेरा इन्फिनाइट रॉड जा रहा है। इससे कितना फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। क्या दिया हुआ है, इन्फिनाइट रॉड दिया हुआ है और इस पेपर जो है रेक्टेंगुलर प्लेट, ये ऑरिजिन पर रखा हुआ है। अब क्या इन्फिनाइट रॉड है, ये क्या फ्लक्स चारों तरफ ऑरिजिनेट करेगा, एवरीवेयर चारों तरफ से ऑरिजिनेट करेगा। तो इस रेक्टेंगुलर शेप से कितना फ्लक्स जाएगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें ध्यान क्या देना है, रॉड है, गॉसियन सरफेस कैसा लेते हैं हम लोग, सिलेंडर। अब यही सीखे, यानी तो हम क्या करेंगे कि एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे जो कि इस प्लेट के एक कॉर्नर को ये टच करेगा, इस पोर्शन को, और इधर से जो सर्किल गॉसियन सर्किल का ये जो सर्कुलर पोर्शन बनेगा दूसरे साइड ये टच करेगा, यानी लाइक दैट, ये इस तरह से। ठीक है बेटे, अब जैसे यही सिलेंडर है, अब इसी में यही समझ लीजिए प्लेट अंदर में रखा हुआ है, प्लेट जिसका कि लेंथ एल है और विड्थ ए दिया हुआ है।
ये यहीं पर ये प्लेट इंसर्ट कर है और यहाँ से ये डिस्टेंस √3/2a दिया हुआ है। ये प्लेट यहाँ पर रखा हुआ है। ये गॉसियन सरफेस, ये इन्फिनाइट रॉड के कारण मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया इन्फिनाइट रॉड के कारण। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। अब आप इसको ध्यान से फिर समझना क्या है। अब जो ये प्लेट रखा हुआ है, देखो ये प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कैसे क्वेश्चन पे, ये रेक्टेंगल टाइप से ऐसे इस तरह से, इसको यदि पेज को मैं फोल्ड कर दूं तो लाइक दैट, इस तरह से आपका इस प्लेट से फ्लक्स जाएगा। ये रॉड है ऊपर, इमेजिन कीजिए आप इसको, नीचे ये प्लेट हो गया, तो फ्लक्स जो जाएगा इस प्लेट से, शेप कैसा रहेगा, इस तरह से। क्लियर, समझ में आ रहा है? सिलेंडर ये पूरी तरह से, वो तो चारों तरफ से निकलेगा, ठीक है। लेकिन जो प्लेट में रखा हुआ है, जो फ्लक्स जाएगा शेप लाइक दैट, इस तरह से शेप बनेगा और यही फ्लक्स हमें निकालना है। अब कैसे इसको निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट, तो ध्यान से देखो बेटे यहाँ पर। तो इसको इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये रॉड है, चाहे इसको बाहर निकाल देते हैं सबसे बेस्ट। ये दिया हुआ है L और ये दिया हुआ है A, देखो, और ये अपना रॉड है, ठीक है। रॉड से ये इस तरह से निकला, ये इस तरह से निकला, इसी तरह से ये आगे बढ़ा दिए इसको, सिर्फ इसी तरह का रहेगा, राइट। कौन ये शेप, ये क्यूब ऑफ क्यूब कोई शेप ही नहीं, ये कैसा शेप हो गया, ये देखो झोपड़ी जैसा हार्ट टाइप से हो गया ना, झोपड़ी टाइप से। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे कि जो रॉड है 360 डिग्री एंगल से फ्लक्स कितना निकलेगा, पहले ये सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर से फ्लक्स कितना, चार्ज क्यू मान लो दे दिया हुआ, यहाँ पर चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो वो तो रॉड दिया ही हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ इन्फिनाइट रॉड है, ठीक है। लेंथ L कंसीडर कर लेंगे, उसके कारण फ्लक्स तो ऑलरेडी अभी निकाले ही है हम लोग। कितना फ्लक्स टोटल निकलेगा, टोटल फ्लक्स कितना, जैसे ये रॉड है इन्फिनाइट रॉड, अभी फॉर्मूला ड्राइव किए, ये सिलेंडर कंसीडर कर लिए, टोटल फ्लक्स r डिस्टेंस पे अभी कितना आया बेटे, पाई इक्वल टू, इसके कारण 0, इसके कारण 0, सिर्फ क्या होगा, कर्व सरफेस के कारण होगा, ठीक है। तो नेट फ्लक्स इक्वल टू q इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। q इंटरनल कितना हो जाएगा यहाँ, यदि सिलेंडर का लेंथ L कंसीडर कर लेते हैं, ये दिया हुआ ना, सॉरी, ये जितना, ये इसका लेंथ L ही लेंथ कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स ध्यान से सुनो बेटे, टोटल फ्लक्स निकल गया। अब क्या करेंगे, ये जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है, ये कितना 360 डिग्री रॉड है, 360 डिग्री एंगल से कितना टोटल फ्लक्स निकला, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं यदि ये एंगल निकाल लूं हट का, ये जो हट का बन रहा है, ये यदि एंगल मैं निकाल लूं, ये जो थीटा 360 में लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मान लो फॉर एग्जांपल 30 डिग्री आया, तो 30 डिग्री में कितना फ्लक्स निकलेगा, वही फ्लक्स इस रेक्टेंगुलर शेप से जाएगा। 360 में इतना फ्लक्स निकला, और इस हट का ये एंगल यदि मुझे मालूम चल जाए, कैलकुलेट कर लेता हूं, तो अपना काम हो जाएगा। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो नीचे बेस जोड़ दिए, विड्थ दिया हुआ है ना A, हाइट दिया हुआ √3/2a, क्या दिया हुआ है, ये बेस ट्रायंगल का, ये क्या दिया हुआ A, हाइट कितना दिया हुआ है,
तो हम लोग कहाँ पे आ गए थे बेटे, ये एंगल निकालने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, देखो ये ए दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर हाइट भी दिया हुआ है √3/2 ए। तो ट्रायंगल अपना ये देखो इस तरह का हो गया, ये बेस दिया हुआ है इसी तरह से है ना, ये एंगल लाइक दैट। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये ए दिया हुआ तो ये a/2 हाफ, ये हाइट कितना दिया हुआ है √3/2 ए। ये एंगल निकल जाएगा मेरा, ये परपेंडिकुलर है तो ठीक। tan थीटा कितना है उसी को डबल कर देंगे। tan थीटा कितना हो जाएगा अपना, tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी a/2 डिवाइडेड बाई √3/2 ए। ओके डन। अब ये कितना हो जाएगा a/2 इंटू 2/√3 ए। ये देखो ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लेना बेटे। 2 उड़ गया, ये उड़ गया, 1/√3 आ गया। तो ये कितना हो गया tan थीटा 1/√3 60 डिग्री। तो ये टोटल एंगल 120, टोटल एंगल कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब आसान हो गया। 360 में इतना फ्लक्स है, 360 में इसको मिटा दूं मैं, डायग्राम की वजह से मिटा देता हूं। 360 डिग्री एंगल जब है तो कितना फ्लक्स हो गया, λL/ε0, λL/ε0 1 होगा तो λ/ε0 360 और 120 हो गया तो मल्टीप्लाई, ये कट गया 3 जा तो λL/3ε0। ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए एवरीवन फेसिंग प्रॉब्लम, आई एम ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम। मैं भी सीखता हूँ, इसलिए डोंट वरी कि ये मेरे से नहीं होगा। उस चीज़ से कभी घबराना ही नहीं है। पहले बार सीख गया, फिर दूसरे बार घर पे जाकर प्रैक्टिस किए, फिर यदि इस तरह का प्रॉब्लम आया तो स्ट्राइक तो कर जाएगा, इसको इस तरह से निपटाना है। राइट बेटे, तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो जैसे आप स्टूडेंट तो हम लोग पढ़ते थे, हम लोग के लिए भी टफ था, क्योंकि हम लोग को भी जैसे आप समझो उससे हम लोग को भी फर्स्ट टाइम में टफ लगता है। हर आदमी को, चाहे फर्स्ट टाइम जो चीज़ मैं भी लर्न करता हूँ मेरे लिए भी टफ है, तो उसको इसका सोल्यूशन क्या है, बार बार रिवीजन। मैं भी रिवीजन करता हूँ, आप भी। अब इस तरह का कहीं भी प्रॉब्लम यदि मैथ्स में आ जाता है, रिपीट हो गया तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा, इस तरह से सॉल्व करना है। सिर्फ स्ट्राइक करने का प्रॉब्लम में तो कुछ जान नहीं है, लेकिन ये ट्रिक सोचने का कैसे निकालेंगे है तो 2 लाइन का ही खेला, 2-3 लाइन का ही खेला है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए सोचना पड़ता है। हाँ, इसीलिए अब कंपटीशन इसलिए थोड़ा सा पहले के रिस्पेक्ट में आसान है, टफ मैं तो वर्ड यूज नहीं करता हूँ। हाँ, रिसोर्सेज बहुत सारे आ गए हैं कि प्रॉब्लम लगभग 70% पहले ही बच्चे किए रहते हैं, बस जाके उसको वहाँ सबको रिकॉल करते हुए पेपर परफॉर्म करना रहता है। इतने सेट है, सारे मटेरियल्स है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। टीचर्स भी आजकल सारे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस सबके पास रहता है, बच्चों को सॉल्व करा देते हैं। तो अब क्या है, नीट हो या जेईई मेंस हो, आपको पहले से यदि जो बच्चा सही में मेहनत कर रहा है, सारा क्वेश्चन बना रहा है, तो 70% क्वेश्चन उसका पहले से बना हुआ रहता है, सिर्फ जाकर वहाँ रिकॉल करके उसको टिक मार्क करना है। ठीक है बेटे, ये हो गया, चलो कर लो। ये वाला जो 360 डिग्री एंगल हो गया, ये क्या है, रॉड है ना, फ्लक्स इसके चारों तरफ निकलेगा, तो कितना टोटल एंगल, टोटल फ्लक्स λL/ε0। अब 120 डिग्री से कितना निकलेगा, 360 में इतना, 1 डिग्री में λL/ε0 डिवाइडेड बाई 360। 60 डिग्री 120 एंगल में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिए। 20 पेन का दाम 50 रुपया, 1 पेन का दाम 50/20, 10 पेन के काम 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है बेटे,
ठीक है, मिटाऊं इसको, आ गया ना। आप जो पढ़ेंगे वो ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए सिर्फ इन्फिनाइट रॉड भी है। इन्फिनाइट रॉड के कारण गॉस लॉ को यूज करते हुए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आप जो भी पढ़ रहे हैं कंपटीशन में बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। अब हम लोग सिलेंडर के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सर्टेन, अब जैसे रॉड था ये सिलेंडर हो गया, किसी को मान ये सिलेंडर हो गया, ठीक है, इसके कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आप सिलेंडर भी देखिए, हॉलो सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैं बताया था, यदि सिलेंडर मेटल का हो, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसकी जरूरत है इस कॉन्सेप्ट में। यदि कोई भी मटेरियल या कोई भी 3 डायमेंशनल से कंडक्टिंग मटेरियल से बनने का मतलब मेटल का है, कंडक्टिंग मटेरियल से बनने का मतलब मेटल का है। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले रैंडमली मूव करते रहते हैं। जैसे ही हम कोई बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, आप इलेक्ट्रिक फील्ड उसको प्रोवाइड कर दिए। तो हमने क्या देखा था कि बताया था कि जैसे जैसे पहले क्या था, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली घूम रहे हैं। तो जैसे ही यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इनसाइड कंडक्टर के अंदर यदि कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करेगा, उस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, और फोर्स का वैल्यू क्या होगा, F इक्वल टू QE, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि कंडीशन क्या है, यदि कोई भी मटेरियल मेटल का है तो हम क्या बोलते हैं, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। किस बेस पे बोलते हैं, ध्यान से समझने का। यदि मान लेके चले फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हो गया, ये चार्ज सारे एक डायरेक्शन मूव करने लगे, सारे चार्ज एक डायरेक्शन में मूव करना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट चालू हो गया एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, करंट फ्लो स्टार्ट। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कहता क्या है, कंडीशन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मैं बताया था कि चार्ज का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला रूल क्या है, स्टेशनरी चार्ज के लिए सारा डिफाइंड है। मैग्नेटिक फील्ड में दोनों होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, वहां पर हम चार्ज के मोशन की बात करते हैं। लेकिन पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि चार्ज का मोशन नहीं होना चाहिए, तभी सारे कॉन्सेप्ट वैलिड रहेंगे। तो लेकिन यहाँ पे चार्ज का मोशन है, इट मीन्स किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बिकॉज चार्ज मोशन कर रहा है। तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल रहेगा, उसके इनसाइड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो अभी गॉस लॉ हम लोग पढ़े, क्या पढ़े भाई, कि यदि कोई भी इंक्लोज सरफेस है, तो यदि चार्ज 0 रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आ जाएगा। कोई भी इंक्लोज सरफेस है तो अभी क्या देखें, नेट फ्लक्स F नेट इक्वल टू Q इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि Q इंटरनल 0 हो गया, चार्ज 0 है, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, 0। नेट फ्लक्स 0 होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ds। ये सर्किल इंटीग्रेशन पर देने का मतलब क्लोज सरफेस, ये ध्यान दीजिए, बुक में एनसीईआरटी वाला में दिया रहता है, सर्किल दिया रहता है इंटीग्रेशन के ऊपर, तो सर्किल का मतलब क्लोज सरफेस की बात कर रहा है। तो जब आपका फ्लक्स 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गया। तो ध्यान, तब इसका रिवर्स समझे, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इट मींस अंदर में कोई चार्ज नहीं है। अभी क्या देखे थे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया ना कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होगा, या जब Q इंटरनल 0 होगा।
यानी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर कभी भी इनसाइड में चार्ज नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? सरफेस पे रहेगा। यदि यही मान लीजिए सिलेंडर है तो ये मेटल का बना हुआ है तो अंदर कभी चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सरफेस पे आ जाएगा सारा चार्ज। कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल किसी भी शेप का हो, इनसाइड में कभी भी 3 डायमेंशन में कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर चार्ज नहीं रहेगा। ये गांठ मान लेना है इस कॉन्सेप्ट को। लॉजिकली भी समझे आप? अंडरस्टूड? क्लियर है बेटे? तो यहाँ पर अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग? इनफिनाइट सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं। अब सिलेंडर देखो किस टाइप के होगा, किस तरह का सिलेंडर ले रहे हैं। पहला कंडक्टिंग सिलेंडर। कंडक्टिंग सिलेंडर हॉलो हो या सॉलिड हो। हॉलो में तो डेफिनेटली चार्ज सरफेस पे आ गया, अंदर खाली है पूरा। यदि ये सॉलिड रहेगा तो अंदर का भी चार्ज क्या हो जाएगा? सरफेस पे ही आ जाएगा। तो हॉलो सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर हो, दोनों केसेस में जो हम डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सेम रहेगा क्योंकि चार्ज कहाँ है? सरफेस पर है, अंदर तो चार्ज ही नहीं है। ठीक है? तो और दूसरा चीज, यदि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो तब मेरा केस डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि अंदर से चार्ज को सरफेस पे आने नहीं देगा। तो पहला जो डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द electric field due to infinite hollow या solid या hollow solid conducting. Find the electric field due to infinite hollow solid conducting cylinder. दोनों का सेम होगा। ठीक है? अच्छा, हॉलो नॉन कंडक्टिंग कहने का मतलब भी क्या हो गया? सरफेस पे ही आ गया। नॉन हॉलो खाली है, सिर्फ सॉलिड वाला का डेरिवेशन अलग जाएगा। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का अलग रहेगा डेरिवेशन। बाकी हॉलो कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग हो, दोनों का तो डेरिवेशन सेम क्योंकि चार्ज कहाँ पे आ गया? सरफेस पे आ गया। सॉलिड भी रहेगा, हॉलो में तो सोचना ही नहीं है। सॉलिड हो गया, अभी कॉन्सेप्ट देखे कंडक्टिंग मटेरियल है तो सारा चार्ज सरफेस पे आ गया। जब हॉलो में और सॉलिड में दोनों में सरफेस पे आ गया तो रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है बेटे? समझ में आ रहा है? चलो, तो हॉलो दिया रहे या सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल दिया रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफिनाइट सिलेंडर के कारण निकालना। जैसे ये इनफिनाइट सिलेंडर है और इसके कारण ये मान लेते हैं सेंट्रल एक्सिस, इससे कहता है r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ठीक है? यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, एक तो इनसाइड भी पूछ सकता है, एक आउटसाइड भी। तो r का ये यदि रेडियस इसका मान लेते हैं कैपिटल R दिया हुआ है, यदि पहला केस क्या कंसीडर करेंगे? व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। कहने का मतलब इनसाइड किसी पॉइंट की बात कर रहा है। ये P पॉइंट मान लेते हैं, रेडियस R, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। ठीक है? तो करना क्या है भाई? अब गॉस लॉ को यूज करना है। तो पहला सोचना है गॉसियन सरफेस कैसे आप कंसीडर करेंगे। ठीक है? तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, ये मान लेते हैं। ठीक है? ये एक्सिस है, एक्सिस के सिमेट्रिक ये गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही यहाँ भी रहेगा जिसका की लेंथ L कंसीडर कर लिए और रेडियस R। ठीक है? हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए यूज कर ले, फॉर्मूला लिखे पहले। तो नेट फ्लक्स फाई नेट इक्वल टू क्या होता है? Q इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला है। Q इंटरनल यहाँ है नहीं है क्योंकि सारा चार्ज तो सरफेस पे आ गया है। तो Q इंटरनल 0, Q इंटरनल 0, ये तो 0 हो गया सीधे। अच्छा,
अब सिलेंडर शेप लिए हैं तो 5.1 5.2 5.3 दो टॉप सर एल के क्या बेटे एल लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो गॉसियन वाला कंसीडर किए। ये तो बड़ा वाला इन्फिनाइट है, बड़ा वाला इन्फिनाइट है, तो जो गॉसियन सरफेस का कंसीडर इंक्लोज सरफेस लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए लेंथ एल रहेगा। तो सिलेंडर लिए हैं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये 5.1 इसके कारण 5.2 कर्व सरफेस के कारण 5.3 तीनों। तो जब राइट हैंड साइड ही जीरो हो गया तो टोटल फ्लक्स ही जीरो, यानी पी पॉइंट पर क्या हो गया फ्लक्स, यानी कर्व सरफेस के कारण जीरो। और इसको हम क्या लिखते हैं ई डॉट डी एस, क्या डी ए लिखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया इनसाइड में जीरो। ऐसे भी हम लोग अभी कॉन्सेप्ट में देखें, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल रहेगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बिना सोचे समझे। किसी भी शेप का रहे, किसी भी शेप का रहे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा। 3 डायमेंशनल शेप में, और थिन पेपर पे नहीं, थिकनेस होना चाहिए। जैसे थिन पेपर का केस अलग हो गया ना, 2 डायमेंशनल हो गया। 3 डायमेंशनल में थिकनेस रहेगा तभी तो वहाँ पर इनसाइड डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी शेप का रहे कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, आपका इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है बेटे, चलो इसको इनको तो पढ़ देना। ये सारे क्वेश्चन इस तरह के रिपीट होते हैं यार, सिलेंडर नहीं कोई भी शेप का दे देगा, पूछेगा कंडक्टिंग मटेरियल का है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, जीरो, टपक तो न मानना। ठीक है, राइट। आउटसाइड का देखें, ये तो इनसाइड हो गया। ठीक है बेटे, इसको अब मिटा दें। अब किसी आउटसाइड के पॉइंट मान लेते हैं आर डिस्टेंस पर, यहां भी क्या हो गया ऑलो सिलेंडर, ये गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही कंसीडर कर लिए। राइट, अब यहां पर आर डिस्टेंस पर हमें यहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, केस टू क्या हो गया आपका, इफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, अब यहां भी गॉस लॉ फिर, तो नेट फ्लक्स फाई नेट इक्वल टू क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर तो चार्ज है सरफेस पर। अच्छा, मैं बताया हूँ यदि 2 डायमेंशनल शेप हो, यानी यहाँ तो सरफेस कर्व सरफेस है ना, तो यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ नहीं डिफाइंड होगा, क्या होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। स्टार्टिंग में बताया ना, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ 1 डायमेंशन के लिए, 2 डायमेंशन के लिए चार्ज पर यूनिट एरिया, 3 डायमेंशन के लिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपका लैम्डा नहीं डिफाइंड होगा, क्या होगा सिग्मा, सिग्मा दिया रहेगा सिलेंडर का। सिग्मा क्या हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ क्यू इंटरनल क्या हो जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ये सिग्मा दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया क्यू इंटरनल कितना हो गया सिग्मा 2 पाई आर इंटू लेंथ, ये एरिया हो गया, इसको लिख देंगे 2। अच्छा हाँ ध्यान हाँ, ये आर कितना होगा, ये गलती बच्चे कर देते हैं, ये स्मॉल आर ले लेते हैं। चार्ज तो इस सिलेंडर के इनफिनाइट सिलेंडर का है ना, वो रेडियस लेंगे ना, गलती से स्मॉल आर नहीं लेंगे, इस पर नहीं ना देखना है, चार्ज तो यहाँ है, गॉसियन सरफेस इसके ये बाहर हो गया ना, तो ये जो क्यू इंटरनल क्या होगा रेडियस, इसका सरफेस एरिया देखेंगे ना। तो गलती से कभी क्या होता है कि बाहर वाला आदमी ले लेता है, क्यू इंटरनल निकालेंगे, क्यू इंटरनल ये अंदर में है ना,
तो आर कौन सा लेंगे, कैपिटल आर, तो 2 पाई इंटू कैपिटल आर लेंथ वही एल। समझ में आ गया बेटे। तो मिस्टेक यहाँ होती है, मेरे से भी होती है, आप इसीलिए मैं जहां मिस्टेक हो रहा हूँ वो पॉइंट को भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। गलती से क्या हो जाता है, स्मॉल आर लिखा जाता है, स्मॉल आर तो होगा नहीं, राइट। तो क्यू इंटरनल मालूम चल गया मेरा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल, ठीक। तो राइट हैंड साइड का काम तो मेरा हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे चले सर, वो क्या लिखा हुआ है? क्यू इंटरनल, क्यू इंटरनल इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल, कैपिटल आर इंटू एल। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किए हैं, टॉप बॉटम का तो फ्लक्स 0, अब बार बार इतना करते करते बेस्ट हो गए, सिर्फ कर्व सरफेस के कारण होगा फ्लक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में कर्व सरफेस की बात करें तो फ्लक्स कितना हो गया, ई डॉट डी ए कितना हो गया, ई यहाँ पर, यहाँ क्या लेंगे रेडियस, स्मॉल आर, 2 पाई आर इंटू एल, और राइट हैंड साइड में कितना क्या हो गया बेटे, सिग्मा इंटू 2 पाई आर कैपिटल एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो जो जो उड़ रहा उड़ा दो उसको, 2 पाई आर उड़ गया, एल उड़ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, ऊपर में न्यूमरेटर में यहाँ सिग्मा इंटू कैपिटल आर और डिनोमिनेटर में स्मॉल एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। तो आउटसाइड में कितना आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर के में लिख लिया हो, लिख लो। ठीक है बेटे। ऊपर से मिटा दो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन स्मॉल आर, और इनसाइड में 0 आ गया। यहाँ क्या देख रहे हैं, आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, आर कैपिटल आर कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ई क्या है, आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यदि ग्राफ को ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर, ये मान लीजिए आपका सिलेंडर हो गया इनफिनाइट, ठीक, और ये अंदर में ये ऑर्डिन हो गया, अंदर में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया। सरफेस पे कितना हो गया, आर के जगह कैपिटल आर पुट कर दो, कितना हो गया, ये आर उड़ के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो जैसे ही सरफेस पे आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एकाएक बढ़ गया और इसका वैल्यू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाद क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, ग्राफ इस तरह से, ग्राफ को भी अंडरस्टैंड करना है। इनसाइड में 0 अप टू रेडियस कैपिटल आर, जैसे कैपिटल आर सरफेस पे आ रहा है, स्मॉल आर के जगह यहाँ कैपिटल आर पुट करो तो ये आर उड़ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एकाएक जंप कर गया इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद फिर डिक्रीज करने लगा। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आज के क्लास एंड पर हम लोग एंड करते हैं।